अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, आज हमने फंक्शंस का कवर करना है टॉपिक, तो वो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज जब हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी ना, उसके बाद मैं क्विज का लिंक शेयर कर दूंगा, लिस्ट होगा, तो वो काइंडली आप सब लोग उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज। और अगर किसी को कोई। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कुछ क्वेश्चंस शेयर थे स्लाइड पे, और 10 क्वेश्चंस वो हमने सॉल्व करके क्या यहाँ पे डिस्कस करने थे या कहीं सबमिट करवाने थे? बेसिकली वो मैम आपकी लर्निंग के लिए ही थे, तो वो मैंने जी फ्राइडे वाले दिन अपलोड किए थे। तो मैंने उसमें लिखा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, तो मंडे वाले जी दिन सर। हमने वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो क्लास में डिस्कस किए हैं। ओके सर। हाँ, लेकिन ये है कि थैंक अगर यू। आप चाहती हैं सबमिट करना चाह रही हैं तो वो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, अगर आपने वहाँ सबमिट करना है। आपने कर ली हुई है या करनी है अभी? जी सर, किए हुए हैं मैंने। किए हुए हैं, तो आप ऐसे करें उसे क्रॉस चेक कर लें, मैंने सोल्यूशन भी शेयर किया हुआ है। ओके सर, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे वो स्लैक पे पूछती तो मैं लिंक जरूर शेयर कर देता एक्सेल का, कि जिसके ऊपर आपने उसे सबमिट करना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी कोई असाइनमेंट भी होगी ना, तो वो शेयर कर दूंगा एक दिन पहले, और फिर जो नेक्स्ट कमिंग क्लास होगी उसके अंदर वो सारे सॉल्यूशंस जो है ना वो हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने तो कोशिश की थी कि जिन स्टूडेंट्स ने अगर की है वो खुद बता दें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें। ठीक है, लेकिन कल कोई ऐसा था नहीं कि जिसने की हुई थी, तो मैंने वो सारे प्रॉब्लम जो ना उनके सारे सॉल्यूशन क्लास में हमने खुद ही बैठ के यहाँ किए हैं। और वो मैंने उस नोटबुक का लिंक शेयर कर दिया हुआ है उसके अंदर ही, स्लैक के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल ना एक क्लास पे हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अंदर ऐसे था कि हमारे पास एक यूजर एक नंबर देगा। लेट्स सपोज ने 10 दिया है नंबर, तो आपने उसको रिवर्स में प्रिंट करना है, मतलब 10 9 8 7 6 इस तरह प्रिंट करना है। तो पे ना सर जो है अपने लास्ट पे टाइम खत्म हो गया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो ना उसे सही तरह से एड्रेस नहीं मैं कर पाया। तो वो मैं एक बार दोबारा डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 10 4। अच्छा, अब ये एक नंबर है, अब इसको हमने करना है रिवर्स में प्रिंट, तो हम स्टार्ट करेंगे नम से, 10 से स्टार्ट करेंगे, एंड होगा 0 पे, और जो इसके स्टेप्स होंगे वो -1 कर देंगे कि रिवर्स में प्रिंट करें। ठीक है, अब इसको हम ऐसे प्रिंट कर देंगे, तो होपफुली ये प्रिंट हो जाएगा। जी ठीक है, 10 9 8 7 6, ठीक है, ये रिवर्स में प्रिंट हो गया। अच्छा, अब वो सर का क्वेश्चन ये था कि अगर हम लास्ट पे ये -1 अगर हम ना दें तो क्या ये फॉलो प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये फॉलो जो है ना ये प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो रीजन ये है कि हमने यहाँ पे इसको स्टेप नहीं बताया, कि स्टेप नहीं बताया हुआ, डिफाइन नहीं किया हुआ कि अपने रिवर्स में प्रिंट करना है या फॉर्मेट में प्रिंट करना है। एक तो रीजन ये है। एक इसके अलावा भी इसकी एक रीजन, किसी को वो नजर आ रही है, कोई समझ पा रहा है कि वो रीजन क्या हो सकती है? ठीक है, अच्छा चले मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 1 मिनट जरा। ठीक है, अब देखें, अगर हमने इसी नंबर को रिवर्स में प्रिंट ना करना हो तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट कर दो या 1 से स्टार्ट कर दो, जहां से मर्जी स्टार्ट कर लो। ठीक है, और नम तक प्रिंट कर दो। अब ये नम के अंदर 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हम इसे रन करेंगे तो ये अब तो रन हो गया। ठीक है, अभी भी हमने वहां पे स्टेप जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ, ये फिर भी रन हो गया, लेकिन इससे पहले ये रन नहीं हुआ। तो उसकी जो एक रीजन मुझे समझ आई है ना, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, स्टेप नहीं डिफाइन किया। अच्छा, ये फॉर लूप अब क्यों नहीं चला? इसकी रीजन ये है कि जब हम फॉर लूप लिखते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले रेंज के फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्टेप। ठीक है, अब ये जो फॉर लूप है इसमें तो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट क्या है 10, एंड पॉइंट क्या है 0। ठीक है, अब अगर ये फॉरवर्ड जाए तो फॉरवर्ड कहाँ पर जाए? 10 से आगे इसका एंड क्या है कि 0 पे इसने एंड होना है। ठीक है,
इसकी एक ये रीजन थी कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो बड़ा है एज एज कम्पेयर टू एंड पॉइंट। ठीक है, अगर स्टार्ट पॉइंट छोटा हो एंड पॉइंट बड़ा हो, मतलब 0 स्टार्ट पॉइंट हो एंड पॉइंट 10 हो, तो वो तो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे जो एक स्टेप इसका स्टेप हमने डिफाइन नहीं किया है। जो बाय डिफॉल्ट स्टेप डिफाइन करता है ना, वो ये करता है कि 1 by 1 आप इंक्रीज करेंगे, एक एक के स्टेप से आगे जाएंगे। ठीक है, अभी जो वो कंडीशन यहाँ पे बन रही है वो ये बन रही है कि स्टार्ट पॉइंट ही बड़ा है 10 है, और जो एंड पॉइंट है वो छोटा है, तो ये कंडीशन मीट नहीं कर रही। लाइक इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स है, इफ कंडीशन जब फॉल्स होती है तो वो नहीं रन होती। एक इसकी ये भी रीजन थी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें फंक्शंस का। चलें ठीक है, आज हमने करने हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड। ठीक है, जब आप फंक्शन, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, आप जब उसे कॉल करते हैं वो तब भी रन होता है। ठीक है, यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। आप अपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स एज अ पैरामीटर डाटा भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आपका फंक्शन जो है वो एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। अब ये तीनों चीजें जब हम फंक्शन को लिखेंगे तो उसमें देखेंगे ये तीनों चीजें कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कोड, रीयूज रीयूजिंग कोड एंड इंप्रूविंग रीडेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो चीजें फंक्शन करता है कि ऑर्गेनाइज करता है आपका कोड को, रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, इंप्रूव कर देता है कोड को, ये अब हम देखते हैं कि ये कैसे करता है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन को आप लिखते कैसे हैं, फंक्शन एक विजुअलाइजेशन उसकी क्या होती है। ठीक है, अगर आप जब भी आपने कोई भी फंक्शन लिखना है, सबसे पहले आपने ये कीवर्ड लिखना है डेफ। ठीक है, कि आप डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन, उसके बाद आपने उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई फंक्शन, यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम यहाँ पर वो नाम लिखते हैं कि जिसके लिए हम अपना फंक्शन बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई लाइन ऑफ कोड यहाँ पर हम ऐसा लिख रहे हैं जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं, तो हम एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे। ठीक है, ये नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे, फिर उसके बाद ये कॉलन आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आती है ये डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तो आप लाइन ऑफ कोड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये डॉग स्ट्रिंग जो होती है ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको भी डिफाइन किया है कि फंक्शन का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अभी रिटर्न स्टेटमेंट हमने नहीं ऐड की, वो हम बाद में देखेंगे वो क्या आती है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये डॉग स्ट्रिंग जो होती है। अच्छा, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक ओपन करके ना बोल ले, पूछ ले, अगर कोई समझ ना आए चीज। ठीक है, अगर कोई चीज रिपीट करनी है तभी आप बता दो। अच्छा, तो फंक्शन के अंदर ये डॉग स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली। फंक्शन के अंदर आप ये डॉग स्ट्रिंग जो होती है ना, फंक्शन लिखने के बाद उसके फौरन बाद आप ये 3 इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं, ये हम यूज करते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट डालने के लिए। ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर हम प्रॉपर एक डिफाइन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं अपनी अपनी हेल्प के लिए कि ये हमारा फंक्शन जो है ये कौन से पैरामीटर्स लेता है, कौन सी वैल्यूज रिटर्न करता है, और ये फंक्शन जो है ये काम क्या करता है। ठीक है, आप जब कभी भी कोड जनरेट करवाएं चैट जीपीटी से, फंक्शन उससे अगर आप जनरेट करवाएं, तो ये प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। पहले फंक्शन का नाम लिखा होता है, उसके बाद उसने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अब वो जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है उसे हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अभी हमने यहाँ तक क्या किया कि एक फंक्शन को डिफाइन किया है। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करता है। इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड है, इसने कुछ भी नहीं किया। अब इसने कुछ क्यों नहीं किया, उसकी रीजन ये है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, जब आप उसको कॉल करेंगे वो तब ही रन होगा। अभी हमने इस ब्लॉक ऑफ कोड को कहीं पर भी कॉल नहीं किया। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं, सिंपली आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसकी जो एक ब्रैकेट्स है स्मॉल, वो लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि आपने फंक्शन कॉल की। ठीक है, अब जब फंक्शन कॉल की है तो ये लाइन ऑफ कोड जो होगा फंक्शन के अंदर, जो भी आपने लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अब हमने इस फंक्शन के अंदर लिखा होगा कि आप प्रिंट करो, वो सिंपली प्रिंट कर दे। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर जी ये तो अब जी 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 जी। सर जी वो आप प्रिंट के अंदर वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं और ये प्रिंट आउट करवा रहे हैं, हाँ जी। तो इसके अंदर यदि इफ एल्स या कोई कंडीशन लगाएंगे तो हाँ जी। वो क्या सीन होगा? वो भी ऐसे ही सिर्फ कॉल करेंगे बच्चे जो एलिमेंट हाँ जी, वगैरह वो हम जो भी। आगे आगे देखते हैं।
हम कोई भी कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। इफ हम आगे देखते हैं, प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ अपना लाइन ऑफ कोड इसलिए लिखा है कि हम प्रिंट करना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखें, अब ये रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा। लेट्स सपोज आपको कहीं रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रिंट करने मल्टीपल चीजें, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए ये लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये एक फंक्शन है, ये लाइन ऑफ कोड है, इसे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जब आप इसको इस तरह डिफाइन कर देते हैं ना, उसके बाद इस फंक्शन को आप अपनी पूरी नोटबुक में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप यहीं पर नेक्स्ट लाइन में कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये लाइन ऑफ कोड आपका इस बुक नोटबुक के अंदर किसी और जगह पर लेट्स सपोज पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप कोड लिख रहे थे, आपको नेक्स्ट कोड में ना एक जरूरत पड़ी कि आपने ये वाली चीजें जो है ये प्रिंट करनी है। ये 3 लाइन ऑफ कोड है, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो आपने प्रिंट करनी है, तो आप सिंपल वहां पर जाकर ये इसे कॉल करेंगे, ठीक है। इसने सारी क्यों नहीं प्रिंट, प्रिंट हेलो माय फंक्शन। एक मिनट देखते हैं, ठीक है। अब इसने 3 दफा इसे प्रिंट कर दिया है। अपना पता है क्या है, वो नीचे भी हमने माई फंक्शन ही लिखा हुआ है ना, वो नाम की वजह से कंफ्लिक्ट आ गया। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, हम ये माई फंक्शन यहाँ पर भी सेम हमने लिखा हुआ था, ठीक है। ये अब आप इस पूरी नोटबुक में माई फंक्शन कहीं भी कॉल करेंगे ना, तो वो यहाँ जो जो उसकी मेमोरी के अंदर अपडेटेड वैल्यू पड़ी होगी ना, वही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर उसने एक बार इसलिए प्रिंट किया था क्योंकि यहाँ पर हमने ये लाइन ऑफ कोड चलाया था, तो उसके अंदर ये सेव हो चुका था माई फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन दोबारा चलाया, माई फंक्शन जो था वो मेमोरी में जाके ओवरराइट हुआ। ओवरराइट होने के बाद मैं इसे जब कॉल करूंगा, अब ये जहां मर्जी में से कॉल करूँ, ये 3 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इसने अब माई फंक्शन अब जहां कहीं भी लिखेंगे वो 3 बार प्रिंट कर देगा। अब ये हो क्या रहा है, ये आपका बेसिकली आपको हर बार 3 दफा प्रिंट नहीं लिखना पड़ा। अब आपकी लाइन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। और उसके बाद रीयूजेबिलिटी के, आप इस माई फंक्शन को कहीं भी कॉल कर लें, आपको ये वाला यहाँ पे जितना भी कोड होगा वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीजें आगे हम दोबारा दोबारा देखते जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये प्रिंट का फंक्शन देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स, information can be passed into a function as arguments, ठीक है। arguments are specified after the function name, inside the parentheses you can add as many arguments as you want, just separate them with a comma। अच्छा, arguments जो होते हैं वो ये होते हैं, आप जो फंक्शन कॉल करते वक्त उसके अंदर जो लिखते हैं ना, उसे आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्गुमेंट्स इन्हें कहते हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखें, ये मैंने फंक्शन लिखा है माई फंक्शन, इसको इसका तो नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं कि प्रिंट, ठीक है। ये एक फंक्शन मैंने बनाया प्रिंट नेम के साथ, ठीक। अब मैं इसको यूज करने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं ये फंक्शन है, अब ये जो एफ नेम लिखा हुआ है ना, ये इसे हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। इसको एक हम पैरामीटर दे रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पैरामीटर हमने दिया हुआ है ये प्लस कंकैटिनेट करो अक्रम के साथ, ठीक है, और उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। अब जब हम इसे कॉल करेंगे, तो हम इसके इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो हमें यहाँ पर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ अली प्लस अकरम जो है ना वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अली प्लस अकरम जो है प्रिंट हो गया। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ, जी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अली है। यस सर। सर मैं यहाँ पर न्यू हूँ, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो पाइथन से रिलेटेड नहीं है। तो ये पहली क्लास है सर? नहीं नहीं, ये अभी वीक हमारा 4 चल रहा है। ओके सर, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही ये डेफ अच्छा, और पैरामीटर क्या होता है और ये काइंड ऑफ। ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी हमारे 2 और सेशन स्टार्ट हुए हैं, एक 8 AM पे स्टार्ट हुआ है, एक 11 PM पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप अगर लाइव कर चाह रहे हैं, अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल हैं तो वो लाइव ज्वाइन कर लें। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो
स्लैक पे जाके, ये हमारा जो चैनल है 7 PM वाला, 7 PM, अभी जहाँ से आपने ये लिंक लेके ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने पिन की हुई है प्रॉपर अपनी शीट। इस शीट के अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स हैं प्लस क्विजेज और असाइनमेंट सारी इसके अंदर अपने ना अटैच की हुई। अब आप देख लें कि आप कंफर्टेबल किस तरह हैं, तो आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरह कर लें, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आपने लाइव लेक्चर्स लें और लाइव क्वेश्चन पूछें जो जो आपको इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए भाई, ये इनके रिकॉर्डिंग लिंक्स, ये क्विज के लिंक्स हैं। तो ये क्विज के लिंक जो है ना यहाँ पे अभी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी अपने वेरिएबल्स वगैरह सिंटेक्स वगैरह कवर कर लें तो यहाँ से क्विज अटेम्प्ट कर लें। इससे आपको ये फायदा होगा कि ये क्विज जो है ना आपको फीडबैक भी साथ ही मिल जाएगा कि आपने अपनी लर्निंग कितनी की हो गई है। ठीक है, इसके अंदर ये होगा कि आप जो क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट करेंगे ना तो उसका आपको फीडबैक मिल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है, उसकी रीजन क्या है। ठीक है, पूरा रिस्पॉन्स जो है वो आपको ईमेल में आ जाएगा। ओके सर, ठीक ठीक है। है, और सर ये मुझे शेयर कितना करना होगा या नहीं, जब मैं कोई अटेम्प्ट कर लूंगा तो फिर सेंड कितना करना है मैंने? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा अगर मैंने क्विज अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद सेंड कितना करूंगा मैं? नहीं नहीं, आपने सेंड कहीं नहीं करना, मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये क्विज जो है ना ये आपकी लर्निंग के लिए बनाए हैं। अब इस क्विज के अंदर स्ट्रिंग्स वाले क्विज के अंदर स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट करें, फिर जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपका स्कोर खुद ही ऑटोमेटिकली पता चला जाएगा। ठीक है, आपको ईमेल भी एक आएगी, उसके अंदर आपका कंप्लीट स्कोर होगा और जो क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे उनकी रीजनिंग साथ भी होगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो ये थैंक यू सर। बेसिकली ओके। आपकी लर्निंग के लिए ही है। ओके सर। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने ये क्विज वगैरह वैल्यूएट करके फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं। ओके सर। चलिए, अच्छा अब हम यहाँ पर थे। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये मैंने आर्गुमेंट्स, अब मैं इसके अंदर देखिए अली अकरम प्रिंट किया है, अब मैं यहाँ पे अहमद प्लस अकरम कर सकता हूँ, उस्मान प्लस अकरम कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैं देखिए ये सबके साथ आ गया। ठीक है, अब ये इसका ज्यादा अच्छा यूज केस जो देखना चाह रहे हैं ना, अच्छा यूज केस वो ये है कि आप हेलो लिखें प्लस के यूजर जो भी आए उसका नाम लिखें, मतलब आपको हेलो हेलो लिखने हैं यहाँ पे। अब एक फंक्शन बना रहे हैं, वेलकम आगे सर लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे वेलकम सर, अब इसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, सॉरी ये प्लस लिख दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स हमारा गलत है। ठीक है, अब आप एक ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है कि जो भी नया यूजर उसमें साइन इन कर रहा है ना, तो आप उसका नाम प्लस वो नाम एंटर करेगा ना टेक्स्ट फील्ड के अंदर, फिर आप वो लिख देगा वेलकम सर। ठीक है, और यहाँ वैसे ये हो सकता है कि आप वेलकम सर तो आपने लिख दिया है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि वेलकम सर प्लस आप मैम लिख दें। ठीक है, अब आपको नाम से कैसे पता चलेगा, लेकिन ये है कि आप जेंडर भी लेके ना फिर अगर देखें फिर आप ऐसे मतलब अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप इसी फंक्शन के अंदर पूछ लें, नेम पूछ लें, उसके बाद आप पूछ लें आपका जेंडर क्या है। अगर तो जेंडर फीमेल होगा साथ आप लिख दें मैम वेलकम मैम। ठीक है, अगर आप देखें जेंडर उसका मेल है तो आप लिखें वेलकम सर अली। ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने यूजर का नाम भी ले लिया, साथ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जेंडर ले लिया। जेंडर में सिंपल मैं ऐसे कर लूँ। ठीक है, अब जेंडर मेल है और फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पर नाम क्या कौन सा नाम लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इफ। तो यहाँ पे जब आप एक दो आर्गुमेंट्स दिए हैं ना, तो फिर हमारे पास यहाँ पैरेंथेसिस भी दो ही होंगे। ठीक है, वो पैरेंथेसिस थोड़ी कह रहा हूँ पैरामीटर्स, एफ नेम, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं जी लिख लेता हूँ, जेंडर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ जेंडर डबल इक्वल टू है, अगर एम है आप क्या प्रिंट करेंगे, वेलकम सर। ठीक है, एफ नेम, हाँ ठीक है, वेलकम सर आ गया। एल्स इफ जेंडर अगर हमारे पास आएगा, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, वेलकम। प्रिंट प्रिंट नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स।
ये जो एरर्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपको यही पढ़ के पता चल जाता है कि आपने गलती क्या की। अभी अभी नेक्स्ट हम देखेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते क्या हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसने कहा वेलकम सर अली, वेलकम मैम आमन आयशा। ठीक है, तो ये एक इसका यूज केस आपको अभी मैंने फंक्शंस का बताया है। तो अब आपने मतलब जो सा मर्जी कोई यूजर आता है, जिस तरह क्वेश्चन है आपको कोई। जी सर जी, इसको पहले रिपीट कीजिएगा। इसमें ना बेसिकली हम ये कर रहे थे कि यूजर से उसका नाम लेके और उसको प्रिंट कर रहे थे वेलकम, वेलकम नेम। ठीक है, तो वो सिंपल हम कर रहे थे। फिर अब मैंने इसको आपको बताया कि आप इसके अंदर जितने मर्जी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने अभी पढ़ी थी यहाँ पर। यू कैन ऐड एज मेनी आर्गुमेंट्स एज यू वांट। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आर्गुमेंट्स जो है ना वो डाल सकते हैं। यूजर से आप पूछें कि आपका नाम क्या है, फिर आप उससे पूछें उसका नेम क्या है, वो दोनों आप यहाँ पर पास करें। फिर ये फंक्शन चलेगा। जब ये फंक्शन चलेगा तो ये चेक करेगा कि उसका सबसे पहले जेंडर क्या है। अगर तो जेंडर मेल है, आप यहाँ पे कंप्लीट भी लिख सकते हैं MALE। ठीक है, मैं भी समझाने के लिए हम लिखा है। तो आप लिखें, अगर देखें उसका जेंडर मेल है तो आप लिखें वेलकम सर, आगे उसका नाम लिखें। ठीक है, अगर आपको देखें आपका नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया उसका जेंडर आ गया। तो अगर देखें आपको जेंडर जो है फीमेल है, तो आप प्रिंट कर दें वेलकम मैम। ठीक है, तो ये एक इसका यूज केस है, वेलकम सर, वेलकम मैम। अब आप ये प्रिंट नेम जो है ये फंक्शन कहीं भी पूरी कोड के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने ये वहां पर लिखना है। ठीक है, जी सर जी, इसमें ना जो आपने एफ नेम और जेंडर लिखा है, ये आर्गुमेंट है कहाँ पे फर्स्ट ये लाइन में? जी जी, पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर है। अच्छा, ये इनका क्या पर्पज है जेंडर का? पहले तो आप एफ नेम लिख रहे थे ना, आप जेंडर क्यों साथ में अटैच कर रहे हैं? ये ना देखिए, मैं एफ नेम के साथ ये पूरा फंक्शन लिख रहा था। ठीक है, लेकिन फिर पता क्या इशू आया, कि इशू ये आया कि मैंने लिखा वेलकम सर। ठीक है, अगर कोई फीमेल अपना नाम यहाँ पर ऐड करे तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि वेलकम सर आगे फीमेल का नाम। तो उसकी वजह से मैंने एक नया इसमें आर्गुमेंट ऐड किया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जो हम एक यूज केस सोल्व कर रहे थे उसके लिहाज से एक नया आर्गुमेंट यहाँ पे ऐड किया जेंडर का, कि यहाँ से जेंडर आएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें सर लिखना चाहिए कि मैम लिखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जेंडर हमने देखा फीमेल था, तो हमने लिखा वेलकम मैम। समझ आइए आप, मतलब आपका जी यूज सर। केस है, आप जैसे मर्जी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो समझ आइए आप। अच्छा, तो अगर नहीं किसी का कोई क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। ठीक है, अब पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। ठीक है, द टर्म पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड इनटू अ फंक्शन। आप इसको मतलब इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रोफेशनली लेके चलते हैं ना, तो फिर आपको इन दोनों चीजों को सेपरेट सेपरेट करना पड़ता है। वो इस वजह से सेपरेट करना पड़ता है कि ये आप जो डॉक्यूमेंटेशन पाइथन की जब भी रीड करेंगे ना, तो उसमें ये दोनों चीजों को सेपरेट ही यूज किया जाता है। आर्गुमेंट्स को आर्ग्यूमेंट्स ही कहा जाता है, पैरामीटर्स को पैरामीटर्स ही कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पे पैरामीटर्स की बात हो रही है, तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये वाले हैं कि ये वाले। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि ये वाले जो है ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये वाले जो है ये पैरामीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन ये देखिए, ये फंक्शन डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है ना हमने। इसके दौरान जब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो हम पैरामीटर वैल्यूज पास करते हैं उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। अब ये चीज हमने देखी है कि ये जब हम ऐसे कर रहे होते हैं तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। तो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उस टाइम जो वैल्यूज उसके अंदर पास करते हैं हम उसे आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने पास कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने पास कर सकते हैं। अभी हमने देखा था 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी की एग्जाम्पल लिखी हुई है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं उनके फर्स्ट नेम सेकंड नेम होते हैं, लेकिन मोस्टली के होते हैं। ठीक है, जैसे अली है, अहमद है, हमने यूजर से उसको दोनों फर्स्ट नेम और सेकंड नेम पूछ लिए। अब हम उसे प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम ऐसे फंक्शन एक बना के उसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अली अहमद इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ इस फंक्शन को दोबारा यूज करके किसी का भी नाम मतलब
इकट्ठा इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये आपको यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने देखें जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट कितने दिए हुए हैं, इस इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे ये बता दें कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं और कितने पैरामीटर्स हैं, ये बताना चाहेगा। सर इसमें हम जी पैरामीटर्स दो 2 दिए दे रहे हमने। हैं और आर्गुमेंट 1 दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करें तो क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या करेगा देखते हैं। प्रिंट नहीं करेगा। हाँ प्रिंट नहीं करेगा, उसने एरर दे दिया। अब एरर उसने क्या दिया है, माय फंक्शन, ये तो फंक्शन का नाम आ गया, ये माय फंक्शन, ठीक है, इस जगह आप कोई नाम लिख सकते हैं। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि वो एक आर्ग्यूमेंट उसे नीड है उसकी जो आपने उसे पास नहीं किया। आप पास करेंगे तो ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये एल लिखा हुआ है, एल मीन टू से लास्ट नेम। तो अब मैं यहाँ पे अगर पास कर दूंगा तो वो दोनों कंबाइन होकर प्रिंट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंट हुए थे। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, दो ही पैरामीटर्स थे, तो वो प्रिंट हो गए, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, अब देखिए, अब हमने कल ये फंक्शन एक बनाया था, इवन ऑड का एक फंक्शन बनाया था। और फंक्शन नहीं कल बनाया था, हमने कोड लिखा था, तो जिसमें हम एक नंबर वैल्यू इनपुट यूजर से लेते थे, वो यूजर इनपुट जो देता था उसको हम चेक करते थे कि ये इवन नंबर है कि नहीं। अगर इवन होता तो हम प्रिंट करते थे इवन है। ये देखें, ये 24 मैंने पास किया इसे, पास नहीं किया सॉरी, ये असाइन किया है नंबर को, तो वो इवन कह रहा है कि ये नंबर जो है इवन है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और नंबर देंगे तो वो बता देगा ये नंबर ओड है। तो लेट्स सपोज 25 पास करके देखते हैं इसे ओवरराइट करके क्या होगा, ओड है, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ कोड जो है ये हमें बता रहा है इवन नंबर है ओड नंबर है, ठीक है। अब हम इसको भी फंक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, डिफाइन डेफ लिख के कीवर्ड स्पेस, उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा इवन और ऑड, उसके अंदर ये नंबर एक पास किया, एक वेरिएबल पास किया, फिर उसके बाद सेम वही कोड लिख दिया। इफ नम का मॉडुलस लें 2 के साथ इक्वल टू 0 आ जाए तो इट मीन्स कि वो नंबर इवन है, वरना वो नंबर ओड है, ठीक है। ये प्रिंट यहाँ पे ये वो फंक्शन कॉल किया हुआ सिंपल में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें, ये मैंने सिंगल इतने लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, नहीं, एक नए सेल के अंदर एक लाइन ऑफ कोड लिखा है सिंपल, वहां पे फंक्शन कॉल की है, तो ये यहाँ पे भी रन हो जाएगा, ये बता देगा जो 20 आपने पास किया है वो इवन है। अब देखिए, मुझे बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ रहा, मुझे सिंपल यहाँ पे अपने ये वैल्यू जो है ना, ये चेंज करनी पड़ रही, और मुझे वो कोड दोबारा नहीं इस सेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर आपने ये अगर ऐसे करेंगे आप, तो ये आपको कोड हर बार लिखना पड़ेगा। जी सर, आपका क्वेश्चन है। जी सर जी, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें जो कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं इंटीजर, तो एज ए इनपुट की तरह काम करेगा वो। जी, वो एज एन इनपुट जाएगा फंक्शन को, जैसे फंक्शन की इनपुट आप दे रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। पहले हम असाइन कर रहे थे ना उसको पहले। हाँ जी, ये हम इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जी। अब ये वैल्यू 21 हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो ठीक है। बस बोलने का डिफरेंट तरीका है, आपको समझ तो आ रही है ना कि हो क्या रहा है। ये जी सर, ठीक 21 है। जो है नम में जाएगा, नम जो है वो यहाँ पे इवेलुएट होगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो वो प्रिंट इवन कर देगा, ऑड होगा तो प्रिंट ऑड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ऐड अ फंक्शन, अब एक और फंक्शन है, अब इसके अंदर मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ 4 एंड 5, ठीक है। और ऐड का एक फंक्शन बनाया है मैंने, मतलब तो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट सी। अब ऐड का फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया है, उसमें दो वैल्यूज पास की हैं 4 5, वो वैल्यूज यहाँ गई, 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ गई जब, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, दोनों ऐड होंगी, जब ऐड होंगी, ऐड होने के बाद वो सी के अंदर ओवरराइड हो जाएंगी। जब वो सी के अंदर ओवरराइड होंगी उसके बाद हम उसे प्रिंट कर दें, ठीक है। फोर, और यहाँ पे हम लिखते हैं 5। अब देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। 4 + 5 से 9 कर दिया। तो अब ये एक ऐड जो है ये एक फंक्शन है,
ठीक है। जैसे हमारे पास एक प्रिंट एक फंक्शन है, वो भी बैकएंड के ऊपर ऐसे ही डिफाइन हुआ है, ठीक है। अब ऐड भी एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर इवन और ओड का एक फंक्शन देखा था, ठीक है। हम जैसे अभी तक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते आ रहे हैं, वो सारे बैकएंड में ऐसे ही बने होते हैं। अभी हमने फंक्शन कौन कौन से देखे हैं, एक हमने फंक्शन देखा था लेंथ का, LEN आगे स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद अलावा हमने फंक्शन देखा रिप्लेस का, लोअर का, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो है वो ऐसे बनते हैं बैकएंड के ऊपर, ठीक है। वो हम आज देख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी ऐड का फंक्शन अभी बनाया हम। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई चीज किसी को मिस हो गई हो? ये सब क्लियर है। चलो ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि थोड़ा सा फंक्शन के अंदर ही नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, स्टेरिक आर्क्स, ठीक है। ये आर्क जहाँ पे लिखा होगा ना, इसका मतलब होता है आर्गुमेंट्स, ठीक है। इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता कि आपके फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, देखिए आपने तो एक फंक्शन लिख दिया है। अब ये जो चीज है, ये जब फंक्शन कॉल है, ये तो आपके यूजर के पास चले जाती है ना, कि यूजर उसको जैसे मर्जी उसके अंदर वैल्यूज पास करे, जो सी मर्जी वैल्यू पास करे। ये तो सारी आप यूजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे कि प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं, हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं उसके अंदर, कभी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, कभी हम इंटीजर पास कर रहे हैं, कभी हम उसके अंदर एंड भी लिखते हैं, कभी एंड नहीं भी लिखते। तो बैकएंड के ऊपर उन्होंने फंक्शन बना दिया हुआ है, लेकिन प्रिंट हम अपने एंड पे अपनी मर्जी से जैसे मर्जी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे कोई चीज बनाते हैं, ऐसा कोई कोड लिखते हैं जो आपने यूजर को देना होता है कि वो यूज कर ले, तो यूजर तो स्टार्टिंग में उसे इतनी एजुकेशन नहीं होती ना, जैसे हमें नहीं इतना पता था कि प्रिंट फंक्शन बैकएंड पे कैसे बना हुआ है। हमें मुझे अभी भी कम्प्लीटली नहीं पता कि वो कैसे बना हुआ है, लेकिन फिर भी तो उसके लिए उन्होंने बैकएंड पे ये चीजें जो होती हैं, ये सारी हमने खुद हैंडल करनी होती है। अब कैसे? अब देखें, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अगर आप आपका फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसको आप एक पास करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास इनटू योर फंक्शन, आपको नहीं पता कि आपके फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। एड एड अ स्टैटिक बिफोर द पैरामीटर, आप पैरामीटर से पहले एक स्टैटिक ऐड करें, पैरामीटर नेम से पहले इन दी फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। आप देखिए, दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कैन असेस द आइटम्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने आर्च लिख दिया, उससे पहले मैंने स्टैटिक लिख दिया। अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार यूजर जो है वो कौन सी वैल्यूज ऐड करेगा, आर्गुमेंट के अंदर कितनी वैल्यू ऐड करेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये किया है। देखिए यूजर ने क्या ऐड किया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कोमा अली, ठीक है। अब ये फंक्शन, ये फैसिलिटी पाइथन हमें देता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता यूजर ने कितने आर्गुमेंट्स देने हैं, तो आप स्टैटिक लगा के उसके आगे कुछ भी लिखते हैं। अब मैंने आर्ग से लिखा है ना, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद अब ये आर्ग्स के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 अली। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके फंक्शन को मिलती कैसे है? दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कैन असेस द आइटम्स अकॉर्डिंगली। जिस अरेंजमेंट के साथ यहाँ पे आपने लिखे होंगे, ये उसी अरेंजमेंट के साथ असेस करेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1 10 3 4 5 अली। तो ये एक स्टैटिक लगाने का जो एक मकसद है वो ये है जी सर। सर जी, इसमें जो हमने वेरिएबल तो असाइन ही किया, तो फिर जो प्रिंट इसके साथ इनटू आई कर रहे हैं, हम्म। ये बताइए प्लीज। इसमें ऐसे होता है कि फॉर लूप जब आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पर आप कोई भी लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने आर्ग जो एक लिस्ट है, सपोज कर लें कि ये एक लिस्ट थी, आर्ग जो एक लिस्ट है। तो आप यहाँ पर फॉर लूप जब आप लिखते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर लूप एक्चुअल में करता क्या है, ये इस लिस्ट में से 1 बाय 1 एलिमेंट्स उठाएगा, वो आई को असाइन करेगा। अब ये काम फॉर लूप का है, ये हमारा काम नहीं है कि हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो वेरिएबल लिखेंगे आप उसी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो वो फॉर लूप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एज अ बैकएंड के ऊपर उसका कोड कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि वो आर्ग से 1 बाय 1 वैल्यू पिक करता है, आइटम के अंदर उसे असाइन करता है और फिर इसको वो प्रिंट कर देता है। आप सर इसको ना एक बार पाइथन ट्यूटर के ऊपर अपने एंड में जरूर इसे रन करके देखें। आपको सिंपल फॉर लूप इसे कॉपी करके फॉर लूप को करके चेक करें, तो आपको समझ आएगी फॉर लूप एक्चुअल में बैकएंड पे चल कैसे रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पाइथन ट्यूटर के ऊपर चला के चेक कर लेंगे, लेकिन एक बार आप खुद भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सर। हाँ, तो वो एक्चुअल में ये चीज वैसे हमने पहले कवर की थी,
तो जब कोई और करता है ना कवर, तो वो तब इतनी लर्निंग नहीं हो रही होती। जब इंसान खुद कर रहा होता है ना, तब लर्निंग ज्यादा होती है, तो वो इंसान को याद भी रहती है चीजें। ठीक है, आप इसको जरूर जो भी कोड हम यहाँ पाइथन का क्लास में कवर करते हैं, आप इसे जरूर पाइथन ट्यूटर वेब प्लान पे ना रन करके चेक किया करें, उसकी विजुअलाइजेशन किया करें, तो आपको उससे ज्यादा समझ आएगी। आपको विजुअलाइजेशन करने में कोई इशू आ रहा है, पाइथन का कोड नहीं रन हो रहा, आप स्लैक स्लैक के ऊपर जरूर क्वेश्चन कोई पूछें, आपको जरूर उसमें गाइड किया चलें। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने लिखे है, यहाँ पे सिंपल आपको ये बताना था कि आप स्टैटिक आर्ग्स के अलावा भी कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किड्स लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट्स के अंदर मैं 3 नेम पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब फंक्शन मैंने लिखा है कि जो मैंने ऐसे लिखा है कि स्टैटिक किड्स। अब इसके अंदर ये जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ये जो है हमारे पास एक टपल ऑफ आर्गुमेंट्स है, उसके अंदर से मैं सेकंड वाला जो है ना उसे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो ये यंगेस्ट चाइल्ड इज उस्मान, ये तो कुछ भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप गौर ना करेंगे यंगेस्ट है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 वाला भी कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। अगर आप इसे करें 3, तो वो देखें टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अब उसने, देखिए हम यहाँ पर टपल तो यूज कर ही नहीं रहे, लेकिन ये है कि ये बात हमने खुद से सीखी है कि जब स्टैटिक किड्स लिखेंगे, तो ये जो आर्गुमेंट्स होंगे इसमें आएंगे वो एज अ टपल आएंगे, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे आर्गुमेंट यूजर ने दिए थे, हमने उससे एक आउट ऑफ बाउंड चले गए। यूजर ने 3 दिए थे, तो ये भी इनकी भी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 0 1 2 से होगी, ठीक है। इसका इंडेक्स लास्ट इंडेक्स 2 बनता है, हमने थर्ड वाला जो है ना उसे रीच आउट करने की कोशिश की है, तो इसलिए उसने एरर दी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आए, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट। इसी तरह हमारे पास फंक्शन के अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी होते हैं। यू कैन आल्सो सेंड आर्गुमेंट्स विद द की वैल्यू सिंटेक्स, ठीक है। दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ जो आपका एक ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फंक्शन, माय फंक्शन लिखा हुआ है child 3 child 2 child 1, लेकिन जब मैं आर्गुमेंट्स लिख रहा था ना, उसी वक्त मैंने असाइन कर दिया था कि ये देखिए की वैल्यू पेयर्स है ना, हम जब अपने डिक्शनरीज के अंदर वैल्यू लिखते हैं, तब भी हम की वैल्यू पेयर के अंदर ही लिखते हैं। ये की है child 1, child 1 जो है वो कौन है, वो अली है। child 2 कौन है, अहमद है। child 3 कौन है, उस्मान है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर child 3 को, तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, उस्मान प्रिंट होगा। लेकिन हमने यहाँ देखें इसकी जो अरेंजमेंट है पैरामीटर्स की, वो डिफरेंट की हुई है। child 3 पहले लिखा हुआ है, child 2 बाद में लिखा हुआ है, child 1 उसके बाद लिखा हुआ है। लेकिन जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स लिखते हैं, तो आपकी ये वाली जो अरेंजमेंट होती है ये मैटर नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जब आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, आपने उसी वक्त डिफाइन कर दिया था कि जो child 1 होगा ना, वो आप जब भी कभी एक्सेस करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, तो वो अली होगा। child 2 जो होगा वो अहमद होगा। आप बेशक यहाँ पे child 2 को कर लें, लेकिन आपकी ये वाली अरेंजमेंट, मैं यहाँ पे सिंपल आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली अरेंजमेंट आपकी इस वाली अरेंजमेंट के ऊपर मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने child 1 पहले लिखा है या बाद में लिखा है। जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, वही आपके फंक्शन के अंदर यूज होगा। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर जी, जी जी, अगर तीनों नेम्स को गेट करना हो तो फिर क्या करेंगे? तो कोई मसला नहीं, आप तीनों को कर लें, देखें करके देख लेते हैं। कॉपी, अब यहाँ पे मैं child अलग 1, अलग लिखेंगे, सही है। ऐसे करके आप, ठीक है। यंगेस्ट जी चाइल्ड उस्मान अली अहमद, तीनों प्रिंट हो। जी। अच्छा, अब अभी हमने जो चेक, अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, मेन चीजें मैं बता देता हूँ। अभी तक हमने देखा है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि फंक्शन के अंदर हम इसे पैरामीटर्स कहते हैं, इन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि उसके अलावा हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। जितने पैरामीटर्स हमने पास किए हैं, उतने ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आइडिया कि आपके आर्गुमेंट्स कितने हैं, उसका भी एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए।
स्टैरिक लिखना जरूरी है, ये आर से लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी ठीक सर। है जी सर मैम। ये जो स्टैटिक वाला हम यूज कर रहे हैं कि कोई भी टाइप के या कितने भी वो मतलब आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, तो क्या ये राइट वे कंसिडर किया जाता है? क्योंकि अगर हमने कोई भी फंक्शन स्पेसिफिक मतलब टास्क परफॉर्म करने के लिए किया हो, तो यूजर कोई भी इनपुट दे जा रहा है, तो वो कुछ भी परफॉर्म करके वो मतलब प्रिंट करवा रहा है। आर्गुमेंट्स हमें नहीं पता कि यूजर कितने देगा। अच्छा, अब मैम देखें ना कि अब हम जब प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, देखें अब जी मैं सर। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम करके देखते हैं कि देखिए प्रिंट फंक्शन जब लिखता हूँ मैं कि ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन वालों को तो नहीं पता कि अब मैं इसके अंदर कितनी वैल्यूज ऐड करूंगा, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक वैल्यूज लिखा हुआ है उन्होंने। जी सर, देखिए वो प्रिंट फंक्शन तो उन्होंने सिर्फ सिंपली वैल्यूज को कोई भी जो भी हम इनपुट देंगे या उसको प्रिंट करवाने के लिए करवाया। जो हम फंक्शंस लिखेंगे लाइक हम कोई भी उससे फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे ना, बिल्कुल। तो हम तो उसमें मैम ये ये लिख देते हैं कि वो जितनी मर्जी मतलब क्या आर्गुमेंट पास कर दे। हम्म तो ये फिर ये- राइट तो नहीं ना कंसिडर किया जाएगा उस केस में। नहीं मैम, नहीं ये ना यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए जी जी। आप ये इसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं कि इन्होंने भी लिमिट लगाई हुई है। अब हम ये चीज आगे देखेंगे कि आप लिमिट किस तरह लगाएंगे। कि अब प्रिंट फंक्शन वालों ने लिमिट ये लगाई हुई है कि यूजर जो है ना वो एक तो वो वैल्यू सेंड कर सकता है कि जो वो प्रिंट करना चाह रहा है। दूसरा वो ये सेंड कर सकता है कि वो बाद में न्यू लाइन प्रिंट करना चाह रहा है या फिर वो उसी सेम लाइन को प्रिंट करना चाह रहा है। तीसरा और उसके अलावा वो उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके अलावा चलें जो भी दिया हुआ है ठीक है। लेकिन उन्होंने ना मतलब सारे इस तरह नहीं है कि आप जितने मर्जी पास कर दे, उन्होंने लिमिट लगाई हुई है। ये चीज हम आगे देखेंगे कि लिमिट आप कैसे लगाएंगे। तो लिमिट लगाने से ये होगा कि प्रिंट फंक्शन हमें चार चीजें करने की अलाउ करता है, लेकिन उन चार में से हम कितनी करते हैं, हम एक करते हैं, हम दो करते हैं, हम तीन करते हैं। उन्होंने इस चीज को भी हैंडल किया हुआ है स्टैरिक लगा के। अगर वो स्टैरिक ना लगाएं तो ये चीज हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगी कि हमने चार आर्गुमेंट पास करने ही करने हैं। कुछ सेंस बनी मैम बात की, समझ आई आपको? जी सर, समझ आ गई। जी जी। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया स्टैक लगा के कि यूजर ने कितने भी आर्गुमेंट्स पास किए हैं वो सारे आ जाएंगे हमारे पास। उसके अलावा स्टैटिक सिंपल स्टैटिक लगाना जरूरी है। अच्छा, स्टैटिक आर्गुमेंट्स ये जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये इस तरह यूज होता है। स्टैटिक आर्ग्स, ARGS, आर्ग जो होता है आर्गुमेंट्स। अच्छा, अब की वर्ड आर्गुमेंट्स भी हमने देख लिया है कि आप ये देखें की वैल्यू पेयर्स के, जैसे की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं आप वैसे आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो उनकी वही वैल्यूज आगे जाएंगी। वो इस अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। द फ्रेज कीवर्ड आर्गुमेंट आर ऑफन शॉर्टन टू KR KWR इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक जो है, अच्छा ये देखते हैं। अच्छा, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट, स्टैटिक स्टैटिक के कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, इफ यू डू नॉट नो हाउ मैनी कीवर्ड आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपके फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स पास होने हैं, नहीं नहीं देखें यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज है। अब हम ये चीज कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपके फंक्शन के अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट्स कितने पास होंगे। ठीक है, अब डिफरेंस थोड़ा सा है। ये जो होते हैं ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स नहीं है, ये सिंपल आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब हम हैंडल करने लगे हैं कीवर्ड। अगर हमें ना पता हो कि हमें कीवर्ड आर्गुमेंट्स कितने हमारे फंक्शन के अंदर पास हो रहे हैं तो हम डबल स्टैटिक लगाएंगे before the parameter name in the function or definition। ठीक है, this way the function will receive a dictionary of arguments। अच्छा ठीक है, इस तरह अगर आप करेंगे तो डिक्शनरी ऑफ आर्गुमेंट्स आपका फंक्शन रिसीव करेगा। तो पहले क्या कर रहा था, टपल रिसीव कर रहा था एंड कैन असेस द आइटम अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि देखें ये एक आर्ग्स, ठीक है ये देखें ये फंक्शन एक बनाया हुआ है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आर्गुमेंट्स को एज अ की वैल्यू पेयर सेस कर रहा हूँ डॉट आइटम करके, जैसे हम डिक्शनरी से करते हैं, और उन्हें मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स आप लिख रहे हैं लेकिन आप अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे कि आप कितने कीवर्ड आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट कर दें। अब पहले इसे रन करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद हम इसे रन करते हैं। ठीक है, वो सारे प्रिंट हो। चीज हमने अभी दो सिमिलर ही की हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल स्टैटिक के साथ करते हैं तो
आप आर्ग्यूमेंट्स जितने मर्जी होंगे वो सारे यूज कर रहे हैं। अगर आप डबल स्टैटिक लगाएंगे तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो होंगे उनको एक्सेस कर रहे हैं, और वो जितने भी होंगे आप उन सबको एक्सेस कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप उनके ऊपर जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कीवर्ड होते हैं, एक आर्गुमेंट्स होते हैं और एक कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं। अभी जो हम देखें ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बाद इसी तरह इसके अंदर भी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। किड्स लिख दिया, जैसे किड लिख दिया मैंने, आप यहाँ पे A B C D कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें वो लिखें जो ज्यादा रेलिवेंट बने। जैसे ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स ये थोड़ा ज्यादा रेलिवेंट है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए एफ नेम अली, फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम उस्मान है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लास्ट नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने फंक्शन के अंदर नहीं पास किया हुआ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैंने सारे कीवर्ड आर्गुमेंट इकट्ठे ही पास कर दिए हुए डबल स्लैश लगा के। इज लास्ट नेम इज उस्मान, ठीक है। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर ऑफन यूज, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस तरह यूज होते हैं, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं, आप उसको जरा एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, कि आप डिफॉल्ट के अंदर भी कुछ वैल्यू दे सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल शोस हाउ टू यूज द डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। इट इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट इट यूजेस द डिफॉल्ट। अच्छा, अभी हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास किया हुआ है, अगर यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ने फंक्शन कॉल के दौरान उसे पास नहीं करूंगा ना, वो एरर दे देगा, ठीक है। जैसे कि वो करते हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एरर एक बार, ठीक है। देखें ये क्या करेगा, एरर दे देगा कि आपने फंक्शन तो बनाया हुआ उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि एक आपने पास करना है पैरामीटर, ठीक है, लेकिन आपने तो कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं किया हुआ। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। अच्छा, एक और चीज आप नोट करें कि देखिए मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये जो मैं ऐसे पास कर रहा हूँ, ये देखें एलिस, ये मैंने आपको बताया कि इसको आप कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको आप पोजिशनल आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें ये खुद पाइथन जो है वो इसे एज अ पोजिशनल आर्गुमेंट भी यूज करता है। आगे हम देखेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रन कर दें अगर इसे, तो एक आर्गुमेंट आपने पास किया था, एक पैरामीटर यहाँ आया वही और वो प्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं बना, ठीक है। तो अगर आप नहीं कोई पास करते, जैसे यहाँ पर मैंने पास नहीं किया, तो वो एरर दे देता है। अब आप इससे भी बचने के लिए, अब आपको तो नहीं पता कि आपका यूजर जब आपका फंक्शन यूज करेगा वो आर्गुमेंट देगा कि नहीं देगा, ये चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने कोड में इसको हैंडल जरूर करना है। अब वो कैसे करेंगे, आप डिफॉल्ट में लिख देंगे, अगर तो यूजर ने कोई भी नाम ना दिया तो आपने उस्मान लिखना है। जैसे ये देखें, अभी इसे रन करके देखते हैं, देखा ये ग्रीटिंग मैंने लिखा हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ उस्मान। तो मैं प्रिंट करूंगा तो वो उस्मान को गेट करेगा और प्रिंट कर देगा, देखिए हेलो उस्मान गुड मॉर्निंग। अब ये ग्रीटिंग के फंक्शन, ग्रीट के फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट पास नहीं किया हुआ, अगर मैं पास करूंगा तो उसे गेट कर लेगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन हैंडल करने के लिए ऐसे होता है कि आप डिफॉल्ट में पैरामीटर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट में उस्मान दिया हुआ है कि अगर यूजर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता तो आपने उस्मान यूज करना, ठीक है। अगर वो पास कर देता है तो वेल एंड गुड, आप उसे ही यूज करें। तो इसने नेम के अंदर अली को यूज किया, हेलो अली गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, अब यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग अली हो गया, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल है, ये कंट्री है नॉर्वे, तो आई एम फ्रॉम नॉर्वे, ठीक है। अगर तो यूजर ने देखिए स्वीडन लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, इस यूजर ने यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की, यहाँ पे नॉर्वे आ जाएगा। बजाय इसके कि हमारा कोड ब्रेक कर जाए, हमारा सारा कोड जो लिखा हुआ है वो चले ही ना, तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए नॉर्वे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो? चलें ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, आप आर्गुमेंट के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं, इंटीजर पास कर सकते हैं, फ्लोट पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं। You can send any data type of arguments function and it will be treated as the same data type inside the function. If you send a list as an argument, it will still be a list when it reaches the function, ठीक है। तो अब ये देखें, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, ये एक लिस्ट है, ठीक है, प्रूफ के नाम से ये लिस्ट मैंने पास की, फंक्शन भी इसे एज अ लिस्ट यूज करे, एप्पल बनाना चेरी वो सारे प्रिंट हो, ठीक है।
अच्छा, अभी तक तो हम प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अब इसी तरह एक कॉन्सेप्ट हमारे फंक्शन के अंदर यूज होता है, वो रिटर्न, कि आप ये वैल्यूज रिटर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज और नोट करनी है कि जब जब हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है ना, तो हमने सिंपल अपना फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, उसके अंदर आर्गुमेंट पास किए हैं, उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन जब आप रिटर्न करते हैं तो इट मीन्स कि आपका फंक्शन जो है वो एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जब वो एक फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो आपने उसको पहले कैच करना होता है। किसी वेरिएबल के अंदर आप उसे कैच करें, कैच करने के बाद उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखिए सी एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमें ये फंक्शन 10 पास करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 10 आर्गुमेंट्स में जाएगा, ये एज यहाँ आएगा, फिर यहाँ 5 मल्टीप्लाई 10 होगा। जब 5 मल्टीप्लाई 10 होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये रिटर्न कर देगा। जब ये रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, जब वो वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यहाँ से वो सी के अंदर असाइन हो जाएगी। फिर हम सी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी, 50 उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एक हम रिटर्न भी लिख सकते हैं, जब रिटर्न लिखेंगे तो वो वैल्यू आपका फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। प्रिंट लिखेंगे तो वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। तो जब जैसे हमें एक इशू आया था कि प्रिंट का फंक्शन जो होता है वो नन नन जो होता है उसे वो रिटर्न कर रहा होता है, उसे वो प्रिंट नहीं कर रहा होता। तो जब कभी आप उसे आप कैच करेंगे, अब तब ही ये आपको इस चीज का आइडिया होगा कि जो प्रिंट फंक्शन है वो नन रिटर्न करता है। वो एग्जांपल जो है वो अभी थोड़ी ज्यादा रेलिवेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपने हेलो लिखा, हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसकी मैंने आपको बताया कि यार ये कुछ चीज रिटर्न भी करता है, तो आप पहले वो जो चीज रिटर्न ये करेगा उसे कैच करेंगे। उस कैच करने के बाद मतलब एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और फिर उस वेरिएबल को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है जो ये कैच कर रहा है, वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ये देखें, प्रिंट भी कर दिया इसने हेलो, और जो वैल्यू प्रिंट फंक्शन ने खुद रिटर्न की है वो सी के अंदर आई है। जब मैंने सी को प्रिंट किया तो वो नन था, ठीक है। तो हमारे फंक्शन जो हैं वो रिटर्न भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, जो आप करवाना चाहेंगे फंक्शन वो कर देगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो करके दिखाया था वो आपका फंक्शन जो रिटर्न कर रहा था उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करके उसको प्रिंट किया था। लेकिन आप उसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अभी करके करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 15 25 45, आप ऐसे भी कर सकते हैं रिटर्न, ठीक है। अब देखिए एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है, उसे मैं डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। ये देखिए ना, ये आपका लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर रहा है। आप वरना तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, और फिर बाद में यहाँ पे सी रिटर्न कर दें, हो तो ऐसे भी सकता है। लेकिन ये है कि आपने कोड को थोड़ा आप लाइन ऑफ कोड कम जितना हो वो उतना ही बेटर होता है। एफिशिएंट कोड लिखना, क्लीन कोड लिखना, वो इसी को फिर कहते हैं आप, ठीक है। चलें ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, प्रिंट हो जाएगा 20, ठीक है। अब अच्छा, अब आपका जो पाइथन के अंदर फंक्शन होते हैं वो मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, इसको भी वो रिटर्न करेगा, कोमा के बाद बी ए लिखा हुआ है वो इसको भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। 20 तो उसने इसलिए रिटर्न किया, 5 मल्टीप्लाई 4 किया, 20 आ गया, और ए के अंदर क्या था, 4 4 से साथ ही लिख दिया। अब ये हम रिटर्न कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर प्रिंट नहीं लिखा, अगर आप प्रिंट नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस, ठीक है। तो असल में ये देखें, यहाँ पे मैंने ये लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा था तो वो प्रिंट कर रहा था, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब आप रिटर्न करते हैं तो आपको प्रिंट लिखना पड़ता है। तो इसमें ऐसे होता है कि अगर आप का मतलब लास्ट लाइन ऑफ कोड ही ये है कि आप सिंपल फंक्शन कॉल ही की, तो वो इस नोटबुक के अंदर वो उसको आप ऐसे ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इसके बाद कुछ लाइन ऑफ कोड और भी होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं करेगा, उसके लिए आपको प्रिंट का जो है ना फंक्शन खुद ही लिखना पड़ेगा, फिर वो करेगा। जैसे इफ एल्स के अंदर हमने देखा था पास, ये इसी तरह फंक्शन के अंदर भी काम करता है। अगर आप पास नहीं लिखते ना तो ये यहाँ पे एरर देने लग जाता है आपका कोड, ठीक है। इनकम्प्लीट इनपुट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पास लिख देंगे तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अब बात आ गई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था कि जिसको मैं आर्ग्यूमेंट्स कह रहा था ना, उसको हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन देखते हैं। यू कैन स्पेसिफाई दैट अ फंक्शन कैन हैव ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, आपका फंक्शन जो है वो या तो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी ले सकता है और वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी ले सकता है। ठीक है, अभी हमने जो जिनको मैं आर्गुमेंट्स कह रहा था ना, तो आपको मैंने वो शो भी किया था कि जब हम पे कोई एरर आ रहा था तो पाइथन हमें क्या कह रहा था कि ये जो है ना आपका पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है। ठीक है, अच्छा आपको अभी तक किसी को इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स हमें किससे कह रहे हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट्स हम किससे कह रहे हैं? ये चीज मैंने ऊपर कवर की है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आप किसी को इशू है इसमें। ठीक है, चलिए। जी सर। सर है। एक दफा रिपीट कर देना। अच्छा, आपको आर्ग्यूमेंट्स का आइडिया याद है ना? आर्ग्यूमेंट्स हम किसे कहते थे? अच्छा चलें ये देखें, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो है ये हमारे पैरामीटर्स हैं और ये आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आपको ना मैं जरा एग्जांपल के साथ कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। ये देखें, हाँ यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ये हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, इन जो आर्गुमेंट्स जब हम इस तरह लिखते हैं जैसे अली कोमा अहमद लिखा हुआ है, इनको आप पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करके देखें तो अच्छा, अगर आप ऐसे ही इसे रन करें तो वो क्या करेगा? रन अली अहमद। ठीक है, उसने अली अहमद कर दिया। तो अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो क्या होगा? ठीक है, अहमद अली आ, इनको आप आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं और इनको आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, लेकिन फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप मैं इसे आर्गुमेंट भी अब इसे अगर मैं रन करूँ, ये तो ऑब्वियस है कि इसमें एरर आएगा। तो ये देखें, पाइथन भी आपको बता रहा है कि आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है ना वो मिस किया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो चीज अभी हमने यहाँ पर देखी थी कि ये देखें, वो एज अ की, जैसे हमने डिक्शनरीज के अंदर की वैल्यू पेयर्स लिखे थे ना, ये हम असाइन कर देते थे कि ये जो है ना चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 अली हो सकता अली है। ठीक है, चाइल्ड 2 जो है वो अहमद है, चाइल्ड 3 जो है वो उस्मान है। ठीक है, ये हमने इनको वैल्यूज असाइन कर दी हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सर अब्दुल वदूद आपको समझ आ गई अभी तक? यस सर, क्लियर है। चलें, अभी ना हमारा टाइम एंड हो गया, तो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि ये डिफॉल्ट वाला हमने देख लिया, इन सारे को एक बार रिवाइज करके उसके बाद हम फिर अपना ये देखेंगे कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स को हम स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं कि इतने पोजिशनल आर्गुमेंट्स होने चाहिए, कीवर्ड आर्गुमेंट्स इतने होने चाहिए। ठीक है, कुछ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, अभी टाइम एंड हो गया, तो लेकिन ये है कि मैं लिस्ट का जो क्विज बनाया हुआ है वो मैं स्लैक चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो काइंडली आप जरूर उसे अटेम्प्ट करें, और आपको उसमें कोई भी इशू आए तो स्लैक चैनल के ऊपर आप उसे जरूर पूछें। ठीक है, ओके, फिर मीटिंग एंड करें। अल्लाह यस हाफिज़। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज। सर, थैंक यू सर।